सरकार जो इस वक्त है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र की सरकार हो, वो हमेशा यही चाहती है कि तनाव बना रहे। वो हिंदू मुस्लिम की तो बात करती आ रही है। आप पिछले 10 साल से देख लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने इस मंदिर मस्जिद को छोड़ के किसी और मुद्दे पर बात करी है? वो कहीं भी इलेक्शन में रैली में जाते हैं तो वो जो जितने भी भाषण देते हैं मुसलमानों के खिलाफ देते हैं। हमारी एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, बेरोजगारी किधर जा रही है, ये सब चीज़ों पर जिक्र कोई कर नहीं रहा। अब बस इसी झगड़े में पड़ गए कि वहाँ क्या था, पहले मंदिर था, मस्जिद था, क्या, इसका सर्वे करते रहते हैं। और जब कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो आप उसमें गोली चला देते हो। कभी कभी जब सरकार पूरा काम नहीं करती तो केंद्र में गिर भी जाती है, कभी विधायक पूरे नंबर नहीं बनते, सरकार गिर जाती है। बाबा साहब का जिक्र इज्जत से लिया जाता है, चाहे कोई भी हो हिंदुस्तान में, किसी भी समाज का हो, कुछ भी हो। वो फैशन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। पिछले दिनों जिस प्रकार से संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई, इस बात को लेकर पूरे देश में तनाव का माहौल बना। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई कि मस्जिदों के सर्वे पर रोक लगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। 6 लोगों की जान जा चुकी थी। पूजा स्थल कानून पर और भी लोगों की क्या क्या राय है और तमाम मुद्दे अभी देश में चल रहे हैं, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवाब अहमद हमीद जी हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पिछले दिनों एक संभल में जो मस्जिदों के सर्वे चल रहे हैं, काम के सर्वे नहीं चल रहे हैं लेकिन मस्जिदों के सर्वे चल रहे हैं इस देश में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो इस मुल्क की, मैं कहूँगा, बदकिस्मती है कि जो सर्वे चलना चाहिए था, कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य नहीं हुआ है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, बेरोजगारी किधर जा रही है, ये सब चीज़ों पर जिक्र कोई कर नहीं रहा। अब बस इसी झगड़े में पड़ गए कि वहाँ क्या था, पहले मंदिर था, मस्जिद था, क्या, इसका सर्वे करते रहते हैं। ठीक है, आपने आदेश दिया सर्वे करने का, सर्वे हो गया था, बड़े पीसफुली। ये दूसरी बार सर्वे किसने इजाज़त दी थी? वो क्यों हुआ? सर्वे तो एक बार होना तो हो गया था, अब दूसरी बार करते हैं। जब आप जाके वहाँ पर किसी को परेशान करोगे और तंग करोगे तो भैया कोई ना कोई आदमी तो वहाँ पे खड़ा होगा कहने के लिए ये क्या कर रहे हो। और जब कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो आप उसमें गोली चला देते हो। 5-6 आदमी वहाँ मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और सरकार उस पर कुछ बात नहीं करी। आज तक ना कोई पकड़ा गया, सब आपने दोष उन्हीं को दे दिया जो बेचारे विक्टिम थे वहाँ के। तो बस मैं ये कह सकता हूँ, हिंदुस्तान इस पर बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। और जब तक यहाँ पर लोग उसकी बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, और ये बात नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ाएं, तब तक तो भैया हम समझ लीजिए 50 साल पीछे चले गए। योगी सरकार तो कह रही है कि प्रशासन अपना काम कर रहा था, बहुत शांतिपूर्वक से काम कर रहा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने बवेला खड़ा कर दिया। असामाजिक तत्वों के कारण इतना सब कुछ हो गया जिसमें लोगों की जान गई। देखिए, अगर वो अपना काम प्रशासन कर रहा था तो ये बताइए, प्रशासन अपना सर्वे करने आया था, अपने साथ इतने सारे लोग क्यों लेकर आया था? जो लोगों ने वहाँ पे झगड़ा शुरू करवाया, जिसकी वजह से नारे लगाते हुए आए, वो लोग कौन थे? प्रशासन नारे लगाते थोड़ी आया था कि डीएम साहब लगा रहे थे वहाँ नारे बैठ के? भाई, जिन लोगों ने नारे लगाए, जिन्होंने तनाव वहाँ पे बनाया, वो लोग आपके साथ थे क्यों? आपको तो पहले बैरिकेड कर देना चाहिए था, वहाँ पे किसी को नहीं आना चाहिए था अगर आपको अपना काम करने आए थे। लेकिन आपने तो उनको इजाज़त दी आने की, उनको नारे लगाने की इजाज़त दी, उनको भड़काने की इजाज़त दी, और जब माहौल बिगड़ गया तो आपने गोलियां चला दी, और दोषी भी उन्हीं को माना गया जिनके ऊपर गोली चली गई। तो ये तो बिल्कुल कहीं सही बात नहीं रही। आजकल अदालतों के जो जज हैं वो भी समान नागरिक संहिता को लेकर वो बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से शेखर यादव ने कहा कि जो देश की बहुसंख्यक जनता है उसके हिसाब से ही देश चलेगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात कही है कि एक जज यह कह रहे हैं कि अगर कानून चलेगा वो हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, जो ये कानून संसद में पास होते हैं उसके हिसाब से नहीं चलेगा, और खाली मेजॉरिटी की मर्जी पे चलेगा। भाई, तो मेजॉरिटी तो कुछ भी कह सकती है। अगर आप बात करो मेजॉरिटी, भैया हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे हर किसी की बात जानना चाहिए। उसमें माइनॉरिटी की भी उतनी जगह है जितनी मेजॉरिटी वालों की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेजॉरिटी की बात सुनी जाएगी? जो सही है, जो कानून के दायरे के अंदर है, जो संविधान के दायरे के अंदर है, वो सही है। बाकी आदमी कुछ भी कहते, चाहे कितनी तादाद में कहता रहे। अगर आज हिंदुस्तान की जनता ये खड़े होकर कह देती है कि किसी का कत्ल करना जायज़ है, तो कत्ल करना जायज़ हो जाएगा? तो ये तो बातें हैं, ये बेकार की बातें, और ऐसे जज को कहना भी नहीं चाहिए था। पूजा स्थल कानून को लेकर देश में पहले से कानून बना हुआ था कि किसी भी बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर का जो मामला था उसको छोड़कर यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद भी मस्जिद के सर्वे के वो आदेश आए और बहुत फौरी कार्रवाई हुई कि याचिका दाखिल होती है, एक्सेप्ट होती है, फिर से टीम भेजी जाती है, सब कुछ होता है। और कई बार देखा जाता है कि अपराधियों के मामले में इतना फौरी कार्रवाई जो है ना अदालत ना पुलिस कर पाती है। सर, ये इसलिए क्योंकि ये सब एक इलेक्शन का मुद्दा बनाना है।
हिंदुस्तान में हमेशा ये सरकार जो इस वक्त है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र की सरकार हो, वो हमेशा यही चाहती है कि तनाव बना रहे। वो हिंदू मुस्लिम की तो बात करती आ रही है। आप पिछले 10 साल से देख लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने इस मंदिर मस्जिद को छोड़ के किसी और मुद्दे पर बात करी है? वो कहीं भी इलेक्शन में रैली में जाते हैं तो वो जो जितने भी भाषण देते हैं मुसलमानों के खिलाफ देते हैं। वो कहते हैं कि ये मुल्लाओं हैं, ये हमें छेड़ देंगे, ये मंगलसूत्र करेंगे, प्रधानमंत्री तक ने अल्फाज। मोदी जी तो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाषण में कहा कि अपने पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, अगर कभी ऐसा करूंगा तो पब्लिक लाइफ जीना छोड़ दूंगा। आपने शायद ये कर दिया था। और वो ये कहने के बाद उसके दूसरे तीसरे दिन जो रैली में गए, वहां पर उन्होंने मंगलसूत्र का जिक्र कर दिया, हमलावार बता दिया, हमें कब्जेबार बता दिया। तो ये मतलब खुद प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं कर सकते तो किस पे यकीन करेंगे? अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई चुनावों से ध्यान हटाने के लिए, जो चुनाव के रिजल्ट आए थे, जो उपचुनाव हुए थे, उसके कारण ऐसा किया गया, ध्यान भटकाने के लिए जो चुनाव में गड़बड़ियां हुई थी। क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? भाई मुझे तो ये लगता है ये अडानी वाला केस जो है उसको भी भटकाने के लिए, क्योंकि जब अमेरिका से वो आ गया था स्टेटमेंट कि इनके अरेस्ट हो सकते हैं अडानी जी, तो उसको हटाने के लिए, चुनाव में जो गड़बड़ी है उसको हटाने के लिए जितने भी मुद्दे पब्लिक उठाती है या विपक्ष उठाती है, उनको दबाने के लिए कोई ना कोई ऐसा मसला उठा देते हैं। ये वैसे ही कर रखा है। अखिलेश जी अपनी बात में सही है बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लोगों को एक देश एक चुनाव से क्या समस्या है? क्योंकि सरकार तो कह रही कि इससे समय बचेगा, खर्चा बचेगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी, जो इलेक्शन में जो ड्यूटी लगती है उसमें भी कमी आएगी, तो ये एक अच्छा काम होगा, बहुत ही बेहतर काम है ये। संविधान में सरकार 5 साल के लिए बनती है, लेकिन कभी कभी जब सरकार पूरा काम नहीं करती तो केंद्र में गिर भी जाती है, कभी विधायक पूरे नंबर नहीं बनते, सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन संविधान ने ये नहीं कहा है कि जो सरकार जनता ने चुनी हो उसको कभी भी किसी वक्त भी उठाकर आप गिरा दो। इस तरह से तो जितने भी बीजेपी के अलावा स्टेट हैं उसकी सरकारें गिरा देंगे, कह देंगे जी जब 29 में इलेक्शन होगा तब तक आप बैठे रहिए, अगले 4 साल में तो उन्हें बेच खाएंगे। बस संविधान में 5 साल के लिए जनता की चुनी हुई सरकार चलेगी, ये संविधान है, तो 5 साल चलेगी। और संविधान के खिलाफ ना कोई जा सकता, ना प्रधानमंत्री जा सकता है, ना कोई जा सकता है। ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे, ये बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं, उसका आप करिए, आप आसान करिए, खर्चे ना इतने बढ़े, उसके लिए आप बात करो, चर्चा करो तो समझ में आती है। आप चर्चा क्या कर रहे हैं? जैसे खुद सोच लीजिए, कल सरकार बनी किसी की, अब मुश्किल से 6 महीने नहीं चली, 8 महीने नहीं चली, और उसको आप गिरा दो, तो जनता ने जिस सरकार पर भरोसा किया था, जिसके लिए उसे वोट दिया था, उस पर तो आगे बढ़ेंगे, उसका कुछ ना कुछ उपाय तो निकालेंगे। उपाय तो पहले बताओ, आप तो गिराने की पहले बात कर रहे हो। आप ये कहो कि भाई ऐसे करेंगे, जो सरकार 4 साल में खत्म हो रही है, अगर 6 साल बाद इलेक्शन तो 6 साल चलाएंगे, ये गवर्नर रूल, कुछ तो बोलो। आपने बस ये कह दिया कि भैया हटा देंगे। इस तरह से सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की जहां सरकार है वो गिर जाएंगे। हम इसके लिए तैयार नहीं है, पूरा डिटेल में बात करें तो फिर उसके बाद बात करी जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अम्बेडकर साहब का नाम आप लोग लगातार लेते हैं, अमित शाह लगातार जो है उन्हें ये बोला कि जिस प्रकार से लोग फैशन बना रखा है अम्बेडकर साहब का नाम लेना, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अमित शाह जी की सोच है। अम्बेडकर जी का जिक्र, बाबा साहब का जिक्र इज्जत से लिया जाता है, चाहे कोई भी हो हिंदुस्तान में, किसी भी समाज का हो, कुछ भी हो। वो फैशन नहीं है, वो हमारे संविधान के मतलब लिखने वाले, बनाने वाले, रचना करने वाले, उनकी जगह जो होनी चाहिए संविधान के अनुसार लिखने के हिसाब से, तो उनकी तो जगह सबसे ऊपर होनी चाहिए। उनका जिक्र आप ऐसे ही कर दो कि भाई ये फैशन बन गया, ये तो उनकी ही सोच है, और इनकी सोच का तो इलाज कोई है नहीं। हमीद साहब, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये यूपी कांग्रेस के लोग, और जिस प्रकार से संभल मस्जिद से लेकर एक देश एक चुनाव, और किस प्रकार से समान नागरिक समान संहिता पर इन्होंने बात की और कहा कि देश को विकासशील सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, काम के सर्वे होने चाहिए, और सरकार का काम लोगों का कल्याण करना है, ना कि मंदिर मस्जिद के सर्वे करवाए और इतिहास में जाके झगड़े या काम करे। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।